नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं पिछले हफ्ते शेयर बाजार में क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या होने वाला है, खासकर हमारी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी में। तो अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्ट है, ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम हर हफ्ते शेयर करेंगे कि हमारा मार्केट कैसा रहा, हमारी ट्रेडिंग कैसी रही। ओवरऑल आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि शेयर बाजार में ऑप्शन सेलिंग की जर्नी में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 4-5 साल से मैं कंसिस्टेंटली ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने थोड़े सजेशंस दिए हैं मेरे को। उनमें से कुछ सजेशंस तो कॉमन थे, कुछ सजेशन हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और जो सजेशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे आपके लिए। एक बात और, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपका टाइम यूज़ होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो केवल ऑप्शन सेलर्स के लिए, वो भी बायर को इस वीडियो को देखना है तो अलग हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वीडियो सेलर्स के लिए है। एक बात और कि मैं आजकल हर रोज़, आपको तो पता है कि जो मेरी ट्रेडिंग की यात्रा है वो काफ़ी लेज़ी टाइप का ट्रेडिंग है। मैं ऐसा नहीं है कि हर समय स्क्रीन पर बैठा रहता हूँ। दोपहर में काफ़ी समय 2 ढाई घंटे में वॉक पे भी चला जाता हूँ या घूमने चला जाता हूँ। तो आजकल मैंने एक नया शॉट, हर रोज़ एक नया शॉट बनाता हूँ जब मैं वॉक पे जाता हूँ। तो वो शॉट दोपहर में अपलोड करना शुरू किया है। शेयर मार्केट रिलेटेड होता है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड होता है। तो अगर ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपके इंटरेस्ट के हैं, तो मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि वो वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हैं, काफ़ी प्यार लोगों का मिल रहा है उन शॉर्ट्स को। तो चलिए आगे बोलते हैं कि वीकली एनालिसिस प्रोग्राम पिछले हफ्ता कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम आगे सीधे अपने पीपीटी पर शुरू करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा। 12 अगस्त से लेकर 23 अगस्त बेसिकली पिछला हफ्ता था, 12 से 16 अगस्त कैसा रहा वो हफ्ता और कैसा होगा अगला हफ्ता। पिछले हफ्ते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ऑप्शन सेलर के हिसाब से क्या, कि बाजार की रेंज कहाँ रही। तो ये चीज़ें, मैं ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको आप एक बार समझना शुरू कर देंगे अच्छे से, तो आपको ऑप्शन सेलिंग की अच्छी ग्रिप आएगी। मार्केट की रेंज, खासकर निफ्टी की रेंज बहुत ज़रूरी है हमें समझना। तो निफ्टी 464 पॉइंट्स की रेंज में रहा। हमने बोला था 24,100 से 24,600 तक, तो लगभग उसी रेंज में घूमता रहा। 24,099 टू 24,566 से 464 पॉइंट्स की रेंज निफ्टी की रही। काफ़ी वॉलेटाइल, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, ये समझ लीजिए। नेट नेट 173 पॉइंट्स का निफ्टी को गेन हुआ, 0.7%। बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो सिमिलर रेंज उसकी भी थी। तो एक तरह से 4965450830, तो 50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो बैंक निफ्टी ने इवेंचुअली डिफेंड किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग रेंज थी, 50,000 के इधर, 50,000 के उधर। 1176 पॉइंट्स की रेंज थी बैंक निफ्टी की। फाइनली नेट नेट बैंक निफ्टी ने कुछ मूवमेंट ही नहीं दिया, 32 पॉइंट्स का मूवमेंट, 0.06% का गेन। जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी में मोर और लेस सिमिलैरिटीज आती हैं, इस बार भी सिमिलैरिटी कुछ हद तक तो है, लेकिन निफ्टी ने बाजी मार ली इस हफ्ते। देखने वाली बात है। इंडिया विक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया विक्स भी अगर आप देखो तो 12.95 टू 16.55, तो अच्छा खासा मूवमेंट 3.6 पॉइंट का इंडिया विक्स में देखने को मिला पिछले हफ्ते। इंडिया विक्स जो क्लोज हुआ है 6% नीचे क्लोज हुआ है, तो डेफिनेटली अगर हमारी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिला होगा, और मिला है वो आगे आपको पता लगेगा। तो इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हम बोल रहे हैं ऑप्शन सेलिंग परस्पेक्टिव से। उसके अलावा बीएससी मिड कैप इंडेक्स जो था उसने गेन किया 0.43%, और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स, इसमें भी गेन हुआ 0.45% का। तो लगभग पूरा का पूरा बाजार सिमिलर तरह से चला, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। तो एक तरह से हमें लगभग बाजार में 0.45% का गेन हुआ। स्टॉक मार्केट्स की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इस सारे गेन्स ने या फिर इस सारे निफ्टी के चाल ने हमारी ऑप्शन सेलिंग जर्नी में क्या इम्पैक्ट किया। तो अगर आप देखें थोड़े और खास बातें, लास्ट वीक के मार्केट को देखें, तो मार्केट के मूवर बड़े बड़े क्या थे। आईटी सेक्टर ने 5.8% गेन किया, तो आईटी सेक्टर तेजी से भागा। रियलिटी इंडेक्स 5.05%, तो रियल एस्टेट के शेयर्स भागे। ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स 3.8%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.5%। तो इन चार सेक्टर्स की वजह से बाजार में तेजी ज़्यादा दिखी। मंदी के लिए अगर आप देखें तो टेलीकॉम इक्विपमेंट, केमिकल, पेट्रोकेम, ये दोनों शेयर्स एक तरह से डाउन थे, 3.11%, 1.88%। तो मिक्स बाजार था। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव में बंद हुआ। मार्केट का जो क्लोजिंग का मूड था वो थोड़ा अच्छा था, क्योंकि एक तरह से 16 अगस्त को जब मार्केट बंद हुई तो दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर मार्केट थी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। एफआईआईज ने हमेशा की तरह इस बार भी 8,500 करोड़ की सेलिंग की है, तो ये थोड़ा बाजार के लिए चिंता की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है
कि फ्राइडे को एसआईआई ने थोड़ी खरीदारी की थी। डीआईआई ने 10,400 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। तो वो हम हमेशा से ही कह रहे हैं, डीआईआई की ताकत से, यानी कि आपकी और हमारी ताकत से बाजार में पैसा आ रहा है। इंडिया रुपी थोड़ा सा गेन हुआ डॉलर के अगेंस्ट 83.80 रुपीज़। तो ऑप्शन सेलर्स पर्सपेक्टिव से पिछला हफ्ता हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, चलिए जल्दी से देखते हैं। तो ये है पिछले हफ्ते का निफ्टी का चार्ट। अगर आप ये वाला बॉक्स देखो तो ये निफ्टी का बॉक्स है। इसमें अगर हम देखें तो मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पिछला हफ्ता निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, नेट नेट हम कितना ऊपर है। लेकिन ये हमारा वीक नंबर 32 है, ये वीक नंबर 33 जो लास्ट वीक हमारा गया। तो अगर आप देखो तो एक रेंज में निफ्टी रहा, ये वाला बॉक्स रेंज है। पिछले हफ्ते की रेंज इससे ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन 3 हफ्ते पहले जो निफ्टी गिरा था वो भी पूरा संभल नहीं पाया। यहाँ आपको वैसे गैप दिख रहा है लेकिन गैप नहीं है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज के अगर आप देखें तो अधिकतर मार्केट बीच में घूमती रही और लास्ट डे फ्राइडे के दिन लगभग रेंज के ऊपरी सिरे पर निफ्टी बंद हुआ है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा। इसमें बहुत अच्छी बात क्या है कि 24,400 का जो हम सैक्रोसैंक्ट लेवल बोल रहे थे, जो एक तरह से रेजिस्टेंस बन चुका था, उसको मार्केट ने फ्राइडे को एक तरह से काफ़ी डिसिसिवली ब्रेक किया है। तो अगर अब निफ्टी इसके नीचे नहीं टच करता है मंडे को या अगले हफ्ते, तो एक तरह से अच्छा लेवल माना जाएगा। वैसे इतना इतना भी स्ट्रांग नहीं लग रहा है इसके नीचे ना जाए। मुझे नहीं लगता कि बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाला है। तो ये हो गया निफ्टी की एनालिसिस पिछले हफ्ते की। अब हमें देखना है कि एज एन ऑप्शन सेलर हमें इंडिया विक्स ने क्या किया। तो ये हमारा लास्ट वीक, उससे पहला वीक और उससे भी पहला वीक, वीक नंबर 31, 32, 33। तो वीक 32 में केवल 4 ट्रेडिंग डेज थे। अगर हम देखें तो इंडिया विक्स काफ़ी छोटी रेंज में काम किया उस हिसाब से। और ये जो छोटी रेंज है हमारी इंडिया विक्स की, इसका हमें फ़ायदा भी मिला। और नेट नेट इंडिया विक्स गिरा है, जैसे हमने बोला, लगभग 6%। उसका डेफिनेटली हमें फ़ायदा मिला। तो चलिए अब इन दोनों चार्ट्स को ओवरलैप करते हुए देखते हैं कि हमारी ट्रेडिंग कैसी रही। जैसे मैंने बोला था, अच्छी खासी हमारी पोजीशंस बनी हुई थी, हम लोग फुली इन्वेस्टेड थे। और पिछला हफ्ता हमारा हल्का सा माइनर सा लॉस में गया था। तो ये हो गया हमारा वीक नंबर 12 to 16। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने ऐसे बिहेव किया। तो हर दिन की ट्रेडिंग से देखें कि हमारी पोजीशन ने कैसे बिहेव किया। इंडिया विकेट्स के ऊपर हम ओवरलैप करें तो ये पिछले हफ्ते, ये वीक नंबर 32 का, ये वीक 33। तो वीक 33 को हमें कंपेयर करना है। 12 अगस्त को अगर हम देखें तो निफ्टी हमारा एक छोटी रेंज में, बहुत छोटी रेंज तो नहीं थी, फिर भी लगभग 200-250 पॉइंट्स की रेंज में मूव करता रहा, नीचे खुला और थोड़ा और नीचे जाकर 100-200 पॉइंट ऊपर जाकर दिन की रेंज के बीच में एक तरह से मार्केट बंद हो गई। तो 200-250 पॉइंट्स की रेंज थी। तो हमारी ऑप्शंस ने, अगर उसी समय हम देखें, इंडिया विक्स भी थोड़ा बहुत दिन भर में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन ऊपर की रेंज थी एक तरह से। और 15-16 के बीच में रेंज रही इंडिया विक्स की। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बाजार नीचे गिर के ऊपर चढ़ा, उसमें जो हमने पोजीशंस एक तरह से अपने एडजस्टमेंट किए थे, वो एडजस्टमेंट उतने अच्छे भी नहीं रहे। लेकिन खुशी की बात यह है कि 12 अगस्त को भी नेटेड हमारा 0.06% का गेन हुआ, जो अच्छा माना जाएगा। 13 अगस्त की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 13 अगस्त को अगर आप देखो तो निफ्टी ने फ्लैट खुली मार्केट, और दिन की सारी कैंडल्स रेड ही हैं। तो एक तरह से मार्केट एक तरफा गिरती रही। मार्केट गिरती रही तो इंडिया विक्स हल्का सा चढ़ता रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इंडिया विक्स में चढ़ाई नहीं हुई। लेकिन एक तरफा गिरना फिर भी अब बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। तो वो फिर भी अच्छा है बनिस्पत इसके कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहे। तो उस हिसाब से ये दिन काफ़ी डिसेंट दिन रहा हमारा। और हमारा नेट गेन 0.19%। एक तरह से हमें डेली का डीके ही मिल रहा है ये, और कुछ खास नहीं हुआ। थोड़े से एडजस्टमेंट्स किए हमने। 14 तारीख को, 14 अगस्त को थी एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। तो एक तरह से 14 अगस्त का दिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत ही छोटी रेंज, अगर आप देखो, निफ्टी हार्डली 100 पॉइंट्स की रेंज में पूरे दिन में मूव किया। और जो इंडिया विक्स है वो भी हल्का सा गिरता रहा। तो इस दिन हमें बिना ज़्यादा काम किए अच्छा डीके मिला। वो तो हम अपनी वीकली पोजीशंस काफ़ी कट कर चुके थे, नहीं तो डीके और भी ज़्यादा मिलता उनमें। लेकिन मंथ की पोजीशन में, अगले हफ्ते की पोजीशन में डीके अच्छा मिला। और हमारा गेन इस दिन का 1.03%, जो एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही अच्छा है, ये माना जाएगा। 3 दिन पॉजिटिव। और अगर आप चौथा दिन देखें तो 16 अगस्त को मार्केट ऊपर खुली। थोड़ा सा मार्केट ने डांस किया, मार्केट ऊपर खुली और पहले 1 घंटे में मार्केट काफ़ी ऊपर जाकर अगले 1 घंटे में
काफ़ी नीचे आ गई, तो 200 पॉइंट लगभग मार्केट ने ऊपर से नीचे किए। लेकिन उसके बाद मार्केट एक तरफ चढ़ना शुरू की, तो चढ़ती रही और मार्केट एंड में दिन की हाईएस्ट पॉइंट पे, वीक के हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुई। तो ये जो यू टर्न मार्केट ने लिया, इसकी वजह से जो हमने शुरू में एडजस्टमेंट थोड़े किए थे वो महंगे पड़ गए। काफ़ी बड़ी रेंज मार्केट ने पकड़ी, तो ये जो स्क्रीन पर तेजी बनी ये हमें थोड़ी सी महंगी पड़ गई, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी पोजीशंस इस वीक की कम थी, मंथ की ज़्यादा थी, तो नेट नेट हमें 0.17% का फ़ायदा हुआ। तो एक तरह से मोस्टली ये जो फ़ायदा है इसका क्रेडिट जाता है जो हमारा, ये अगर आप देखो तो इंडिया विक्स जो गिरा उससे जो हमें थीटा डीके मिला, और यही ऑप्शन सेलर का असली ब्रह्मास्त्र होता है कि हमें थीटा डीके मिलना चाहिए। थीटा डीके मिलता है तो सब बढ़िया रहता है। तो एक तरह से बहुत अच्छा वीक माना जाएगा, क्योंकि नेट नेट हमारा वीक देखे तो 1.46% का हमें गेन हुआ। और पिछले हफ्ते का जो, उससे पहले पिछले से पिछले हफ्ते की जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। और अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हमारे लास्ट के 4 दिन पॉजिटिव थे, तो 9 दिनों से हम पॉजिटिव चल रहे हैं अपनी ऑप्शन सेलिंग जर्नी में। तो हर 10 लाख रुपए पे हमें 14,600 रुपीज़ का गेन हुआ। फायदा यही ऑप्शन सेलर का की लाइफ का एक तरह से मजा है। तो आशा करता हूँ इससे आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे छोटा छोटा गेन लेके हम कंसिस्टेंसी क्रिएट कर सकते हैं, इवेंचुअली बड़ा हो सकता है। देखते हैं अगला हफ्ता कैसा रहेगा। मार्केट थोड़े स्ट्रेस में तो अभी भी है, लेकिन फिर भी ऊपर की रुख मार्केट ने पकड़ लिया है। आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो हमारे लिए वो भी दिक्कत की बात होगी। तो चलिए कुछ और बातें, की पॉइंट्स मार्केट के क्या है। इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आया 3.52%। तो पिछले 4 साल का सबसे कम सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है। अच्छी बात है, महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है एक तरह से। और सेबी चीफ के अगेंस्ट हिंडनबर्ग ने काफ़ी एलिगेशंस किए थे, सेबी चीफ अडानी ग्रुप। वो मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिए काफ़ी अच्छे से, मतलब ज़्यादा मार्केट में हमारी हलचल नहीं हुई। तो हमारी मार्केट बहुत रेजिलियंस है। 15 अगस्त को मार्केट्स क्लोज थी। कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे तो तेजी में अगर आप देखो तो टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, सीलटेक, टीसीएस, तो सारे के सारे आईटी शेयर्स जो हैं 4% से ज़्यादा चढ़े। उनमें सबसे ज़्यादा टेक महिंद्रा चढ़ा। तो आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छे टेलविंड्स हैं, इस सेक्टर को ध्यान रखिए आप। एलआईसी का शेयर लगभग 5.7% स्लिप हो गया, जो कि एलआईसी के लिए खराब न्यूज़ है। अडानी स्टॉक्स ने थोड़ा डांस किया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते, लेकिन जो भी हल्की फुल्की उन्होंने लॉस दिया था मंडे टू फ्राइडे, वो फ्राइडे को कवर अप करके सब ठीक ठाक से बंद हुए। ओला इलेक्ट्रिक का इंटरेस्टिंग आईपीओ था, जो आईपीओ आया, आईपीओ 76 रुपीज़ का था और स्टॉक जंप करके 133 रुपीज़ पर बंद हुआ। 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ वो फ्राइडे को। तो उम्मीद है कि अगले मंडे को भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी पिछले हफ्ते की राम कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। और ये जो चीज़ मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये मैं हमेशा अपने लिए काफ़ी सालों से एक्चुअली हमेशा से ही ट्रैक करता आया हूँ। और कहीं ना कहीं ये ट्रैकिंग से कंसिस्टेंसी मिलती है, अपना आइडिया मिलता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअली आपके लिए नहीं, वो मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना हिसाब से जब मैं बोलता हूँ तो समझ में आ जाता है कि अगला वीक किस तरह से मेरे को एक्ट करना है, बिहेव करना है। तो नेट नेट पिछला हफ्ता काफ़ी अच्छा बंद हुआ। टारगेट हिट हो गया हमारा, और उम्मीद थी मेरे को कि हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला कहीं ना कहीं स्ट्रेस था, क्योंकि पोजीशंस और मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी तो में तो जी रही है। तो फिलहाल मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रही है। अडानी ऑप्शंस में हमने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। इनफैक्ट अडानी शेयर का आपको पता है, अडानी के जो ऑप्शंस हैं जब वो मूव करते हैं काफ़ी वोलेटाइल तरीके से, लेकिन एक रेंज में ही रहते हैं, तो जो नई पोजीशन एडजस्ट करने के लिए हम लगाते हैं उनमें फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है। फिलहाल अडानी की पोजीशन थोड़ी पोजीशन तो फंसी हुई है, लेकिन उनमें पैसा अच्छा खासा बन चुका है। इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनके हमारे दो के रिवर्स ट्रायंगल बन चुके हैं, तो उनको मेरे को बंद करके कुछ और करना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक में मेरी थोड़ी पोजीशंस हैं, लेकिन वो बैन में है, तो उन पोजीशंस में मैं बस भगवान से दुआई कर सकता हूँ कि ज़्यादा बैंक की चाल खराब ना हो किसी भी तरफ। थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो अच्छा है, नीचे गिरे तो और ख़राब रहेगा, क्योंकि एफ एंड ओ बैन में तो हम उनको या तो पोजीशंस को कट कर सकता हूँ मैं, लेकिन प्राइसिंग इतनी अच्छी नहीं मिल रही है, तो मैं वेट करने की सोच रहा हूँ कि जब बैन से अगर निकल गए तभी क्लोज करूँगा, या फिर किसी दिन थोड़ा सा बैन के हिसाब से भी अगर प्राइस सही हो तो मैं पोजीशन को क्लोज करूँगा, नहीं तो चलते रहने दूंगा। अगले हफ्ते का आउटलुक क्या है? अगले हफ्ते का एफ आई डी आई डेटा में सेम रेंज में लग रहा है। एफ आई हल्के फुल्के नेगेटिव होंगे। अगर एफ आई पॉजिटिव हुए तो ये हफ्ता बहुत ऊपर जा सकता है। डी आई आईज पॉजिटिव रहने चाहिए, लेकिन अगर मार्केट ऊपर गई तो किसी न किसी दिन डी आई आईज की प्रॉफिट बुकिंग भी हल्की फुल्की आ सकती है, क्योंकि डी आई आईज पिछले 20-25 दिन से कंटिन्यूसली खरीद ही रहे हैं।
निफ्टी की रेंज मुझे लगता है कि 21,100 21,700 के बीच में रहेगी। निफ्टी की रेंज मुझे लगता है 24,100 से 24,700 तक रहेगी। ये 500-600 पॉइंट की रेंज में निफ्टी रहना चाहिए। देखते हैं किस बॉक्स में निफ्टी रहता है। इंडिया विक्स मुझे लगता है हल्का फुल्का और कम हो जाए, लेकिन इसी रेंज में रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि एक तरह से ये जो रेंज है हेल्दी रेंज है। आगे के ऑप्शंस के लिए प्रीमियम्स अच्छे मिल जाते हैं। इस हफ्ते मैं अगले से अगले हफ्ते में भी थोड़ी पोजीशन लगानी शुरू कर दूंगा सितंबर महीने में, क्योंकि अगस्त में भी मेरी पोजीशंस हैं अगले वीक की 21-22 तारीख की एक्सपायरी की और मंथ एंड एक्सपायरी की। तो जो जैसे जैसे पोजीशन ढीली होंगी तो मैं सितंबर के फर्स्ट वीक में, सितंबर के लास्ट वीक पोजीशन थोड़ी ऐड करनी शुरू कर दूंगा। कोई मेजर इवेंट ऐसी मार्केट में भी दिख नहीं रही है, रिजल्ट सीजन तो चल ही रहा है। तो अगले हफ्ते का हमारा सेटअप नॉर्मल सेटअप है। लगभग 59 पोजीशन, 59 पोजीशंस हैं। 600 लॉट के करीब हमारे लगे हुए हैं ओवरऑल, सारी चीज़ों की मिला के बोल रहा हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी और शेयर्स के। 90% इन्वेस्टेड है, 10% की करीब लिक्विडिटी जेब में है एडजस्टमेंट के लिए। कुछ निफ्टी की पोजीशंस हमारी फंसी हुई हैं, थोड़े से रिवर्स ट्रायंगल बने हुए हैं अगले हफ्ते के भी और मंथ एंड के भी। उनमें से उनको थोड़ा सा सीधा करना है, मौका मिलते धीरे धीरे करेंगे हम सीधा। मैं एकदम से सारा नहीं करता। और विक्स से कुछ खास हेल्प मिलने की इस बार उम्मीद नहीं है। तो इस हफ्ते का कॉन्फिडेंस लेवल पिछले हफ्ते से तो बेटर है, लेकिन पिछले हफ्ते कॉन्फिडेंस के लेवल के हिसाब से मार्केट ने काफ़ी साथ दिया हमारा। देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा और फिर अगले हफ्ते में खेलेंगे हम लोग, क्योंकि उसके बाद आएगा हमारा मंथली एक्सपायरी वाला वीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेटअप हमारा नॉर्मल है, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल, 2-3 शेयर्स में हम फंसे हुए, मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगले हफ्ते हमारा जो टारगेट है, टारगेट वापस हमारा लगभग 1% गेन का मैं टारगेट ले रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर हफ्ते मैं एक बोनस आपको दूंगा, तो आज का बोनस है कि ये मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑप्शन सेलर्स की ज़िंदगी में एडजस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, एडजस्टमेंट की क्या ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी, कोई स्प्रेड बनाना बहुत आसान है। तो दो तरीके हैं, या तो अपनी स्ट्रेटेजी लगा के बैठ जाएं और एक दिन आके उसको काट दें। लेकिन अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो एज एन ऑप्शन सेलर आप थोड़े एडजस्टमेंट्स करके अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं, या फिर जितना प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। मैं अधिकतर एडजस्टमेंट्स करता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए। तो ऑप्शन सेलर के लिए एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। अब कई तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं। मान लीजिए अगर आपकी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं, आपने स्ट्रैंगल बना दिया, स्ट्रैडल बना दिया और मार्केट मूव कर रही है एक तरफ या कभी मूव कर रही है, तो मेनली एडजस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी को करते हैं। तो मान बेसिकली अगर आपने एक कॉल बेची है, एक पुट बेची है और मार्केट एक तरफ चली गई, मान लीजिए कि मार्केट नीचे गिर गई पुट की तरफ, तो आप कॉल्स को थोड़ा सरका दो, जिससे कि अगर 40 रुपए की कॉल थी, 40 रुपए की पुट थी और मार्केट हिलने से पुट 100 रुपए की होगी मान लीजिए, तो कॉल को भी आप 40 वाली बंद कर दो जो 20 रुपए हुई होगी और वापस उसको 100 रुपए पे ले आओ। तो एक तो ये होगी सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। उसके अलावा अगर हम एक तरफा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, मान लीजिए किसी स्टॉक में हमने नेकेड पुट सेल किए हैं, नेकेड कॉल सेल किए हैं, क्योंकि वो हम आधे आधे शेयर्स में करते हैं जिससे कि थोड़ा संतुलन बना रहे। तो मान लीजिए किसी शेयर में हमने, मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर है, उसमें हमने नेकेड पुट सेल किए हुए हैं और शेयर ऊपर जाते जा रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि पुट्स को थोड़ा सा सरका देंगे एडजस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि जो हमने 20 रुपए का पुट बेचा था वो 5 रुपए का ही रह गया है, शेयर और ऊपर चला गया, तो हम शायद उसको वापस 20 रुपए का और कर दें। तो उस एडजस्टमेंट से हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है अगर वो शेयर यू टर्न ना ले। यू टर्न तो हमारे लिए बहुत ही घातक है। ऐसे ही अगर कोई शेयर गिरते जा रहा है, तो मान लीजिए रिलायंस का शेयर कुछ समय से गिर रहा है, HDFC बैंक गिर रहा है, तो हमने उसकी कॉल बेच दी लेकिन शेयर नीचे गिरा, तो हम थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए, हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए उसको और नीचे की कॉल बेच देंगे पहली वाली कॉल बंद करके, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अगर ये उल्टी डायरेक्शन में चलने लगे तो फिर हम उस एडजस्टमेंट में उल्टी डायरेक्शन की पोजिशनिंग बना लेते हैं, मतलब स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बना लेते हैं, जो कि इनिशियली नेकेड थी। तो ये हमारी जनरल स्ट्रैटेजी है, कभी कभी फंस भी जाते हैं इसमें। लेकिन अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको एडजस्टमेंट्स आने चाहिए, और एडजस्टमेंट जितने अच्छे से आप सीखेंगे उतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो आप सोचेंगे स्ट्रैटेजी तो सब लोग सेम ही लगाते हैं, लेकिन इस बंदे का प्रॉफिट ज़्यादा क्यों हो रहा है, मेरा कम क्यों हो रहा है। कभी कभी एडजस्टमेंट महंगे पड़ जाते हैं जब मार्केट AVNWM कोई भी ऐसे ऐसे टर्न्स लेती है, यू टर्न लेती है, लेकिन क्योंकि उसमें हम दोनों तरफ से मार खा जाते हैं, तो वैसी पोजीशंस थोड़ी बहुत इस बार में फंसी हुई हैं, लेकिन इन जनरल बाय एंड लार्ज अच्छा चल रहा है।
तो एडजस्टमेंट जो आपका है वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और एडजस्टमेंट आपको बिल्कुल नहीं आते, तो किसी से सीखिए कि एडजस्टमेंट कैसे करने चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट के बिना ऑप्शन सेलिंग की जर्नी बिल्कुल बेकार है। दूसरा बोनस दोस्तों, आशा करता हूँ आपको एडजस्टमेंट के बारे में कुछ समझ में आया होगा। दूसरा बोनस मेरा एक एक्सपीरियंस जो मैं हर बार आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो एक और व्यक्ति से मेरी फ़ोन पर बात हुई, तो पिछले 6 महीने से ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर रहा है। बायर है वो, ऑब्वियसली छोटी कैपिटल है उसकी, 50-60 हज़ार रुपए की। मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि उसने 60 हज़ार रुपये गवा दिए। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो मार्केट को फीस देता है, जबकि क्योंकि 60 हज़ार बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस इंसान को कुछ नहीं पता है ऑप्शंस के बारे में, कि ऑप्शन चेन क्या होती है, और प्रीमियम्स कैसे गलते हैं, या फिर थीटा डीके क्या है, स्ट्राइक प्राइसेस क्या हैं। तो पता नहीं कैसे वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। 6 महीने उस इंसान को हो गए हैं। तो दोस्तों, उस इंसान को मैंने ये एडवाइस दी कि आज ही तो बंद कर ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल ढूंढ के या फिर किसी इंसान को ढूंढ के कम से कम क्लासेस लेके ये तो समझ लो ऑप्शंस होती क्या है, प्राइसेस कैसे मूव करते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे तो बिल्कुल अंधेरे में थी, तो लॉटरी की टिकट वाली बात होगी कि लग गया तो लग गया, नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसे इंसान मत बनिए आप। काफ़ी दुख हुआ मेरे को, ऑब्वियसली वो इंसान लॉस कर कर रहा था और करना ही पड़ता उसको लॉस। बिगिनर्स लक में शायद उसकी पहली एक दो ट्रेड प्रॉफिट वाली हो गई थी। तो ऐसे ट्रेडर मत बनिए दोस्तों। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इस वीक का। और एक बोनस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा। स्टोरी तो हर कोई जानता है, वो है खरगोश और कछुए की स्टोरी। तो दो लाइन में बोलो तो कछुए और खरगोश में रेस लगी। तो खरगोश आगे निकल गया, ऑब्वियसली बहुत तेज भागता है। फिर वो सो गया कि यार कछुआ तो आराम से आ रहा है। कछुआ अपना एक ही चाल से धीरे 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 चल के फिनिश लाइन पे पहुंच के जीत भी गया। और कछुए खरगोश को होश आया तो जोर से भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो जो ऑप्शन सेलिंग की आपकी जर्नी है वो कछुए की चाल चलेगी, लेकिन आप स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस याद है ना आपको। तो बस आपको छोटा छोटा पैसा कमाना है, कंसिस्टेंट कमाना है, बड़ा पैसा नहीं कमाना है। अपनी हेजिस के हिसाब से बचा के रखिए, स्टॉप लॉस के हिसाब से बचा के रखिए। तो आप देखेंगे कि आप हमेशा रेस में जीतोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो कहीं ना कहीं कमेंट्स लिखिए, मैसेज में लिखिए मेरे को, वन वन लिखिए या फिर वीडियो पर डालिए कमेंट। और जैसे मैंने बोला, ये जो वीडियोस है प्राइमरीली मैं अपने लिए बना रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली एज अ यूट्यूबर मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को देख के लोग भी कुछ सीखें, मुझे कुछ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखें। तो अगर आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो एक लाइक क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ। तो अगले हफ्ते फिर लेकर आऊँगा आपके लिए वीक नंबर 34 में क्या रहा। इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है। तो दोस्तों, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल फ्रीडम का वीडियो, और खासकर अपनी ऑप्शन सेलिंग का वीडियो। नमस्कार।